ओलंपिक्स का माहौल कुछ खास बनता चला जाता है। विगत और अतीत से प्रेरणा पाकर एक नया इतिहास रचने आते हैं विश्व भर के खिलाड़ी। मेजबान देश की रंगीन तैयारियां सेज सजावट देखते ही बनती है। नाच गाने नगाड़ों से बनता है उद्घाटन समारोह का माहौल, और फिर आते हैं अपने देश की आन बान शान लेकर विश्व भर के खिलाड़ी। पिछली बार लंदन ओलंपिक्स में कुछ ऐसा ही समा बंधा था और लंदन से विदा हुए थे इस वादे के साथ कि मिलेंगे फिर रियो ओलंपिक्स में। Marisa Monte, who is singing, is a Brazilian singer and composer who sold over 10 million records. रियो में भी कुछ ऐसा ही समा बंधने वाला है। आज जो ओलंपिक की मशाल ब्राजील के शहर साओ मिगुएल और क्रूज आल्ता में है, वो 5 अगस्त 2016 को ब्राजील के कुल 329 शहरों से होकर रियो डी जनेरो के मराकाना स्टेडियम में पहुंचेगी। रियो 2016 के शुभंकर विनिसियस भी वहां होंगे। खिलाड़ियों के स्वागत में कमी नहीं छोड़ेंगे। खिलाड़ियों की रंगारंग पोशाकों के बीच सजेगा माहौल, गूंजेगी ध्वनि, लहराएंगे ध्वज और ली जाएगी शपथ। सांस्कृतिक नृत्य दृश्य ले जाएंगे प्रतिस्पर्धाओं के शुरुआती पथ पर, और फिर शुरू होगा मुकाबला। फिलहाल हम हैं आपके साथ और एक नजर डालेंगे भारत की पूर्व परफॉर्मेंसेस पर और क्या अपेक्षा रख सकते हैं इस बार के भारतीय खिलाड़ियों से 2016 रियो डी जनेरो के ओलंपिक्स में। ये हैं रियो के रास्ते। अगले महीने की 5 तारीख को दुनिया के सबसे बड़े खेल मेले का आगाज होने वाला है ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो में, जहां 10,500 के आसपास एथलीट 206 देशों से आकर के 28 स्पर्धाओं में पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की। रियो डी जनेरो शहर का रास्ता, पदकों की ओर का रास्ता कितना आसान या कितना मुश्किल है, ये एथलीटों से ज्यादा बेहतर और कोई नहीं बता सकता। लेकिन उन एथलीट्स को फॉलो करने वाले जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी इसकी ओर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। तो रियो का रास्ता भारतीय एथलीटों के लिए या दुनिया भर के एथलीटों के लिए कितना आसान या कितना कठिन रहा है, इस बारे में बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ कई विशेषज्ञ मौजूद हैं और मेरे साथ हैं मेरे साथी मुनीश जॉली। मुनीश, नमस्कार। नमस्कार शिवेंद्र, and it's a pleasure to introduce our sports analyst G. Rajaraman, Dr. Smita Mishra and Nobi Kaparia. Welcome to the show. 4 जुलाई 2016 का दिन रियो ओलंपिक में अपना स्थान पक्का कर चुके खिलाड़ियों के लिए यादगार साबित हुआ, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए स्वयं मिलकर शुभकामनाएं दी। हर देशवासी की चाहत है कि भारतीय एथलीट रियो से ज्यादा पदक लेकर लौटे। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात भी कुछ यही है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये बात सही है कि खेलकूद में हमारे सामने चुनौतियां बहुत है, लेकिन देश में एक माहौल बनना चाहिए रियो ओलंपिक के लिए जाने वाले हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का, उनका हौसला बुलंद करने का। हर किसी ने अपने अपने तरीके से कोई गीत लिखे, कोई कार्टून बनाए, कोई शुभकामनाएं संदेश दें, कोई किसी गेम को प्रोत्साहित करे, लेकिन पूरे देश ने हमारे इन खिलाड़ियों के प्रति एक बड़ा ही सकारात्मक माहौल बनाना चाहिए। परिणाम जो आएगा आएगा, खेल है, जीत भी होती है, हार भी होती है, मेडल आते भी हैं, नहीं भी आते हैं, लेकिन हौसला बुलंद होना चाहिए। Starting with you, G. Rajaraman, the sports fraternity is looking forward to the 31st Olympics in Rio de Janeiro. How do you take the Indian participation? What are the prospects? The biggest thing is that we're going to send the largest contingent ever. And I think that is massive. For a nation that does not believe so much in sport, it is terrific that nearly 100 will be representing India in the Olympic Games, Munish. What it shows is that the investment that we made in 2010 Commonwealth Games has paid off. There is a lot of interest in sport, even though it is not a priority in our country. हम रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं हमेशा. Sport is not a priority और हमारे स्कूल में लड़के
खेल ज़्यादा देखते हैं, टेलीविजन में ज़्यादा देखते हैं, खेलते कम है. We are the biggest nation of sports watchers, but for now, we are going to send a big contingent. So I'm pretty excited about the prospects of the Indian team. स्मिता जी, भारतीय दल के परिप्रेक्ष्य में जैसा राजा ने कहा, आपको भी कुछ वैसा ही लगता है या लगता है कि नहीं हालात थोड़े से अलग हैं? हालात थोड़े से अलग इस मुद्दे पर हैं कि दो खेल ऐसे हैं जिसमें हमारी नजरें खास तौर पे रहेंगी महिला खिलाड़ियों के संदर्भ में, खास तौर पे महिला हॉकी टीम जो 1980 मॉस्को ओलंपिक के बाद लगभग 36 साल के बाद वो पहुंच रही है, और दूसरी जिम्नास्टिक्स जहां पे दीपा कर्माकर त्रिपुरा के एक छोटे से गांव से आती हुई जिम्नास्ट भारत का नाम रोशन करने के लिए तैयार हैं। तो दो खेलों का खासतौर पर महिलाओं के संदर्भ में नाम लिया नोवी स्मिता जी ने, आप किसका नाम ज्यादा लेंगे, किसका कम? No, I think 2016 Rio Olympics is a watershed moment for Indian sport. For the first time now, the focus is going to be on shooting, wrestling. See, our Olympic history was always hockey. There used to be astonishment that India would come back with one gold medal, but the way we would celebrate. So now, yes, hockey has an advantage because the format is changed. We will reach the quarterfinal, you play one match, do well, we can go there. But I know, like we saw in the 2014 Commonwealth Games when I was there, many Indian media personnel were not watching hockey. So I think this is going to be a shift in Indian sports priorities. And another very happy note is that, there's a large contingent, more people coming from small towns, the MS Dhoni effect. Can that come into other sports also? People coming from small towns realizing the road to Olympics is the road to social mobility. Well, then 13 sports, 103 sports persons have qualified for the Rio Olympics. We just spoke about golden era of the Indian hockey team. It's a nice time to take a flashback and let's discuss about the history of Olympic Games and India's participation. Novi, when we speak about the golden era of the Indian sports in Olympics, there's one sport that comes into our mind and that's hockey. No wonder Norman Pritchard won the first medals for India, but it was in 1928 when the entire nation rose with excitement when the Indian hockey team got the gold for India. Yes, that hockey team's gold medal helped in the freedom struggle in a way. There was that pride that we could take on the might of the British Empire. And 1928 Amsterdam Olympics, we not only won, but Britain got scared and didn't take part in the hockey tournament. And we won convincingly. That was the important thing. And then 1948 London Olympics. What a glorious moment. The country which ruled us for 200 years, we went to London and for the first time the tricolour fluttered in the sun when Kishan Lal's team won the gold medal. And I've noted here 7 people who won 3 gold medals each, from Udham Singh to the legendary Dhyan Chand to Richard Allen, Balbir Singh and Randir Singh Gentle, a wonderful defender. And Dhyan Chand, of course, is the all-time top scorer with 39 goals in 12 matches. But it wasn't an easy era, G. Rajaraman, because that was a time when the Indian hockey team had to collect funds and they would play exhibition matches in India. They would go abroad in countries like Sri Lanka, Singapore, just to collect funds so that the Indian team can manage to reach to the Olympics. No doubt about that, Munish. Not just the hockey team. I think it was difficult for India to go out and play in a lot of other European countries especially. But talking about that, I think India was fortunate that Hungary pulled out of the 1956 Olympic Games and the Indian football team was able to go and play there and they finished 4th, Novi. Yes, it was that, also what's remarkable, the Indian team 28, 32, 36 also reflected the unity and diversity of India. You had so many Anglo-Indians playing, people from different communities playing, and the whole Dhyan Chand's attitude, the idea was to win. They want these regional considerations which has marred Indian hockey and Indian sport later on. He got a silver medal in 1960. One recalls that, the nation came into mourning. All India Radio had the lead news. India loses the hockey gold medal. We lose 1-0 to Pakistan. That was the lead news. The late Melville de Mello read that out. And Udham Singh has also played in 4 Olympics. These are our 2 stalwarts. I'll take you back, Munish, to 1936, especially to the legendary Dhyan Chand. Of course, KD Singh Babu, his brother, was a star as well. But
Dhyan Chand was called by Hitler and he was asked, "Okay, what do you do?" And he said, "I work with the Indian services," because he's a major. He works for the Indian army. And Hitler offered him a job. He said, "Come, join the German army and I'll make you a marshal." Dada Dhyan Chand said no to Hitler, represented the country and with pride. And we believe there has been no greater sportsman who instilled Indian pride. Of course, there have been the Tendulkars, the Leander Paes, the Vishwanath Anands. All of them have carried the legacy of Dhyan Chand a long, long way. But now moving on to 1964, where India had to battle it out in the Tokyo Olympics, where they beat Pakistan 1-0. Shankar Lakshman was the hero of the Indian team, the goalkeeper, also one of the legends of Indian hockey. These are the stories that should motivate the Indian hockey team that's going to Rio. उसके बाद जो हाल हुआ है इंडियन हॉकी का काफी बुरा हुआ है. They are coming back, but to expect them to finish in the top 4 and to win a medal, it is a little optimistic, too optimistic. But at number 5 in the world today, the Indian hockey team, the men's team definitely will fancy its chances of getting into the semi-final and hoping for that second lucky game to win and get to at least the final. डॉक्टर स्मिता मिश्रा, आपसे जानना चाहूंगा, लगभग 10,500 स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पे हिस्सा लेंगे, लेकिन महिलाओं का जहाँ तक इस ओलंपिक्स में रोल रहेगा, हर ओलंपिक की तरह निगाहें गड़ी रहेंगी. इस ओलंपिक्स में महिलाओं का जो योगदान होगा उसको कैसे देखती हैं? मैं केवल इस ओलंपिक की ही बात नहीं करके, मैं अगर शुरुआत से बात करूं कि चाहे प्राचीन ओलंपिक हो या आधुनिक ओलंपिक हो, महिलाओं के लिए निषेध की स्थिति हमेशा रही है. प्राचीन ओलंपिक में तो स्थिति ये थी कि महिलाओं को खेलने की भी देखने की भी मनाही थी. महिलाओं ने निषेध से अपनी यात्रा शुरू की है और अपनी उपस्थिति तमाम विरोधों के बावजूद दर्ज की है. तो इसी स्थिति से 1900 के बाद महिलाओं का प्रवेश धीरे धीरे शुरू होता है. आधुनिक भारत की जहाँ पे हम बात करते हैं, तो आधुनिक भारत में 1952 में अगर हम देखते हैं कि पहली बार हमारी जो 4 महिलाएं हैं वो 4x100 रिले दौड़ में भेजी गई थी. कर्णम मल्लेश्वरी 2000 सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीतती हैं. तो ये जो अलग अलग पड़ाव हैं भारतीय महिला खिलाड़ियों के, ये बड़े अद्भुत रहे. और 2012 लंदन ओलंपिक इस मायने में बड़ा महत्वपूर्ण था कि उसने ये सुनिश्चित किया कि दुनिया का हर देश जो इसमें भाग ले रहा है, महिला प्रतिभागी जरूर भेजे. तो ये महिला और पुरुष प्रतिभागियों की जो संख्या है वह लगभग बराबर रही. और इस ओलंपिक में भी हम ये देखें तो जो महिला खिलाड़ी भाग ले रही हैं उसमें एक महिला खिलाड़ी का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगी, दीपा कर्माकर का, जिसने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो पुरुष जिम्नास्टों ने भी हासिल नहीं कर पाए. ओलंपिक्स में तमाम ऐसी स्टोरीज हैं, तमाम ऐसी कहानियां हैं जिनका जिक्र करें तो शायद किताबों का भंडार लग जाएगा. और जैसे कहते हैं कि सो नियर येट सो फार, कितने दूर कितने पास, तमाम ऐसे वाकयात हैं कि ओलंपिक्स में खिलाड़ी पदकों के पास पहुंचे लेकिन फिर भी शायद कुछ मिलीमीटर सेंटीमीटर का रास्ता रह गया. और भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी ऐसे बहुत से नाम हैं. भारतीय ओलंपिक के इतिहास में मिल्खा सिंह और पीटी उषा का नाम सबसे ऊपर रहेगा. आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट अनुपम पाठक के साथ. ओलंपिक आंदोलन के साथ भारत का रिश्ता भले ही शतायु हो चुका हो, लेकिन इस गाथा में नायकों की कमी खेल प्रेमियों को हमेशा ही कचोटती रही है. वो जिनके किस्से हर पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को सुनाती हुई चले, सिवाय हॉकी के जिसमें हम शहंशाह थे. मगर यह भी सच था कि ओलंपिक में भारत सिर्फ एक ही खेल का जादूगर था. हाँ, वक्त के सफर में कुछ एक खिलाड़ियों ने अपनी चमक बिखेरी, पदक नहीं लेकिन सुर्खियां बटोरी और हमारे नायक बने. दशकों ऐसी कहानियों के नायक रहे उलन सिख मिल्खा सिंह. 1960 रोम ओलंपिक में 400 मीटर की वो अकल्पनीय दौड़, नया विश्व रिकॉर्ड. ये दौड़ उन्हें पदक मंच पर तो नहीं ला सकी थी, लेकिन अमर जरूर कर गई. मैंने तो वैसे तो 3 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है, मगर रोम ओलंपिक्स के अंदर जब मैं पार्टिसिपेट कर रहा था तो आपको मालूम है कि जो इटालियन लोग थे उन्होंने कभी भी सरदार लोगों को नहीं देखा था. जब मैं स्टेडियम में घुसता था तो लोग ये समझते थे कि एक सेंट आ गया है स्टेडियम के अंदर दौड़ने के लिए. तो मुझे वो साधु समझते थे क्योंकि मेरे सिर पे बाल थे और मेरे मुंह पे दाढ़ी. 6 आदमी रोम ओलंपिक में दौड़ रहे थे. 4 आदमियों ने तो दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ा और 2 आदमी जो पीछे वाले थे उन्होंने दुनिया का रिकॉर्ड इक्वल किया.
ये एक बहुत बड़ी बात थी। ये जो रेस थी 400 मीटर की रोम ओलंपिक के अंदर, ये हिस्ट्री के अंदर जाएगी। और ऐसी ही नायिका भी आई 1984 लॉस एंजल्स में, पायोली एक्सप्रेस। पीटी उषा ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला। और वो 400 मीटर बाधा दौड़ भी कहां भूलने वाली है, जब सेकंड के 100वें हिस्से ने करोड़ों भारतीय दिल तोड़ दिए थे। 8 हर्डल में मैं सेकंड पोजीशन में आ गया। उसी टाइम 8 ट्रैक में अमेरिकन चैंपियन जूडी ब्राउन जस्ट लैंडिंग किया हर्डल में, ऊपर था हर्डल में। उसके बाद मैं एक्चुअली फिनिशिंग में एकदम कट्टा फिनिश कर दिया। एक्चुअली मेरा लेग फ्रंट में था, मैं चेस्ट डिप नहीं किया था। वो चेस्ट डिप किया था ना, मैं क्लियरली मेरे को मेडल मिलना था। इतिहास के बदलते पन्नों में फिर वो दौर आया जब हमारे हीरोज ने खाली हाथ नहीं, पदक गले में लटकाकर लौटना शुरू किया। 1952 के पहले व्यक्तिगत भारतीय पदक के बाद जब लोग भूल गए थे कि व्यक्तिगत पदक पाना भला कैसा होता है, तो ये बात याद दिलाई लिएंडर पेस ने 1996 अटलांटा में। पदकों का सिलसिला चल निकला। अभिनव बिंद्रा, विजेंदर, सुशील उस पीढ़ी के प्रतीक बने जो सिर्फ खेलने भर नहीं, जीतने का दम भरती है। नायक अपने पीछे विरासत छोड़ते हैं, आशाओं उम्मीदों की लकीरें, जिन्हें थाम न जाने कितने नए सपने अंगड़ाई लेते हैं और आम लोगों को खास में तब्दील कर देते हैं। शायद यही कारण है कि वो देश जहाँ कभी पदकों का सूखा रहता था, आज वो पदकों का भूखा दिख रहा है। Well, India has got a golden history of their performers, especially talking about the legends like Milkha Singh, P.T. Usha, Gurbachan Singh Randhawa, K.D. Jadhav. One cannot forget them. In fact, when we discuss about them, the players get motivated. Yes, but there are other legends who, it was very sad. Henry Rebello in the 1948 London Olympics. India was not even 1 year independent. He had jumped over 50 feet. It was then measured in feet. In the hop, step and jump it was known as. And was almost a certain medalist. Maybe gold, maybe silver. A very sad incident happened. Henry Rebello didn't have a tracksuit. He was exposed to the cold and wet. And when he took his first jump, he pulled a muscle. If Indian athletics had picked up a medal barely 1 year after independence, it would have triggered off a revolution in athletics. It is a big miss for which we are still regretting. Then quickly, Sriram Singh, 1976. Because of him, Alberto Vantorena broke the world record in the 800 meters. Sriram Singh set a pace for 500 meters and led, which was a brilliant field. And unfortunately, he missed a medal. So we've come so near and yet so far so often, which is a pity that the athletics needs somebody to trigger off that revolution. और भारतीय परिप्रेक्ष्य में यहाँ हम बात कर रहे हैं तो 1952 के बाद एक लंबा रास्ता, 1996 अटलांटा ओलंपिक, और चेहरे पर चमक आ गई है राजा रमन के। लिएंडर पेस की याद आती है। राजा, 20 साल गुजर गए शिवेंद्र, लेकिन मुझे आज भी याद है बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि एंड्रे अगासी उनके सामने थे सेमीफाइनल में। बिल्कुल उनको हराना मुश्किल काम था, लेकिन लिएंडर के अंदर एक विश्वास था। सिर्फ 23 साल का उम्र था, लेकिन जब भी वो भारत का नेतृत्व करते थे, चाहे वो डेविस कप हो या कहीं और, जब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते, लगता था कि वो तिरंगा उनके इर्द गिर्द ही है। And I think he gave us all goosebumps. It is very memorable. For me to play for my countrymen is the greatest joy that I've had over the years. I'm happy to say that I'm getting ready. The fire still burns really deeply. The passion is still there. साल 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत को तीसरा इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल दिलाया, 69 किलोग्राम कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में। स्मिता जी, बिल्कुल, और शायद ये वही वर्ष था जहां पर जो भारतीय महिलाएं हैं उनके सामने एक लक्ष्य आया कि वे भी कुछ कर सकती हैं। हालांकि इससे पहले, कर्णम मल्लेश्वरी से पहले, अंजलि वेद पाठक पहली महिला बन चुकी थी जो फाइनल में पहुंच चुकी हैं, लेकिन पहला पदक कर्णम मल्लेश्वरी से आया। और बड़ी खूबसूरत बात है कि 12 वर्ष की आयु से ही उन्होंने एक ऐसा खेल चुना जो कि पुरुष प्रधान था, यानी भार उठाना, भारोत्तोलन।
जिस पर अभी तक पुरुष वर्ग में भी कोई पदक नहीं आया है। और स्पेशल एरिया गेम्स स्कीम के तहत भारतीय खेल प्राधिकरण ने इनका चुनाव किया, और क्या खूब चुनाव किया, और भारत के लिए गौरव लेके आई कर्णम मल्लेश्वरी। उस टाइम में तो बहुत खुशी हुई मुझे कि मैं अपने देश के लिए मेडल जीती, पर साथ में मुझे दुख भी हुआ थोड़ी बहुत कि मैंने वहाँ गोल्ड मिस किया। ओलंपिक खेलों में भारत की जो इंडिविजुअल मेडल्स की गाथा है उसमें नोवी 2004 मुझे लगता है बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि पदक का रंग बदला और खेल भी एक नया ऐसा जिसने आगे आने वाले वर्षों में एक तमाम जो मकाम दिए हैं भारतीय खेल को। तो 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर का वो रजत पदक, क्या आप मानते हैं कि एक मील का पत्थर है भारतीय खेल इतिहास में? I fully agree. 3 very significant steps in this. One is what Karni Singh and Raja Randir Singh could not do, Colonel Rathore did. Second, he helped India get over the hump that we can only win a bronze medal. The first Indian to win a silver medal in the double trap event. Now, more important, 1984 Los Angeles, 1988 Seoul, 1992 Barcelona, India entered and finished without a medal. So Rathore has also helped to make shooting one of the most popular sports and a medal winning sport in India. So his role in the history of shooting will always be remembered. एथेंस ओलंपिक के हीरो और ओलंपिक में देश को पहला व्यक्तिगत रजत पदक दिलाने वाले निशानेबाज तथा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री का दायित्व संभाल रहे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर बीते समय की यादें ताजा करते हुए। Obviously, it feels great to win medal at the highest level of competition. It comes once in 4 years. It's an event that the whole world is looking up to. It's a place where countries are competing against each other. And there are years and years of effort of not just the athletes, the sports persons, but also the country's whole sporting mechanism, and the pride of the nations are at stake. Because of all these reasons, a lot of importance given to the Olympic event. You know, the fanfare there, the number of people who come to see it, the number of television channels and radio channels that are covering the event, the whole city which is hosting the Olympics converts into a very festive environment. Oh, it's a very proud moment to walk into the stadium carrying your national flag. I think with thousands and thousands of people sitting there and lakhs of people watching on the television sets, the fact that you are the one person who's representing the country and carrying its pride in your hand. So from 2004, we'll move on to the year 2008 Beijing Olympics. The Indian hockey team would not want to remember the Beijing Olympics because they did not qualify. But India got a big consolation. Abhinav Bindra getting the first individual gold medal for the country in shooting. No doubt about that. Perhaps a milestone, August of 2008. I don't think anybody is going to forget it in a hurry. Every Indian will remember Abhinav Bindra's feat with a lot of pride. But he showed that you can face disappointment. 2004, he was in the final of the 10-meter air rifle event. Did not win Munish. He finished miserably. And he said, I want to work very hard over 4 years. Moved to Germany. Spent a lot of time working in Germany. Set up a shooting range at home which looked so much like the Beijing shooting range itself. The amount of preparation that he put in, just fabulous. It shows that when somebody determines that he's going to win something, he will end up doing that. I think Abhinav Bindra is a path breaker. He was world champion, of course, but what he achieved in 2008 will be known as simply spectacular, always written in letters of gold. I sincerely hope it will change the face of Olympic sports in India, and I hope more focus is paid to Olympic sports in general. ये जो भारत की ओलंपिक खेलों की यात्रा थी, इसमें अलग अलग नए नए प्रतिमान स्थापित होते जा रहे थे। एक एक पदक जीतते थे भारतीय खिलाड़ी, लेकिन 2008 में स्मिता जी 3 मेडल, और उसमें भी मुक्केबाजी में पहला पदक विजेंदर का। बिल्कुल, विजेंदर एक ऐसे परिवार से, एक ऐसी पृष्ठभूमि से आ रहे थे जहां पे उम्मीद नहीं की जा सकती थी। पिता हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर, बड़ी मुश्किल से अपना जीविकोपार्जन चलता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रेरणा थी शायद बड़े भाई की कि वो जूनियर वर्ग में ही एफ्रो एशियाई खेलों के लिए उनका चुनाव हुआ, और फिर उसके बाद उनकी जो यात्रा शुरू होती है। हम बीजिंग ओलंपिक में जो देखते हैं कि एक ऐसा चेहरा दिखने लगता है जो खूबसूरत है, बेहद आकर्षक है,
और उसने जो उपलब्धि हासिल करी कि वो भारत के लिए पहले एक ऐसे मुक्केबाज बन गए जिन्होंने कांस्य पदक जीता। तो that time I was junior और in the second time I get a bronze in Beijing. We do our best in the Olympics और बाकी ऊपर वाली मर्जी है जी। Who can forget Sushil Kumar in wrestling? Novi, you were there at that moment. Yes, you know, another very important thing, for the first time most of us sports journalists, we learnt what repechage meant. We had no idea what repechage meant. And I'm very happy for Sushil. He bridged that gap. What KD Jadhav won in 52. In 1972 Munich Olympics, Premnath narrowly missed, came fourth. So Sushil helped us to get over that hump. And of course then Sushil went on in 2012 and went one step better and ended up with a silver medal. Of course, that brilliant Japanese where he lost on the last day. And in fact, he had problems with his weight. If he'd probably been fully fit, he may have got a gold medal. So Sushil becomes the first Indian individual to get 2 medals for India. 2012 के राजा लंदन ओलंपिक को याद करें, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, तो जैसा सुशील का जिक्र किया, पहले भारतीय एथलीट जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक्स में मेडल जीते और रंग बदला पदक का। और यहाँ विजय कुमार ने 2012 में जो विजय यात्रा थी, उसको अगर याद करते हैं तो क्या याद आता है आपको? जब तक विजय शूटिंग पे नहीं उतरे थे, हमारा सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल मिल रहा था उधर. We had to be content with a lot of bronze medals in London, and Vijay changed the color for the first time in London 2012. Remarkable shooter, जो precision sport है, और he's from the services, and I think he came with a lot of pride, put in a lot of effort into getting where he belonged, and I think he surprised many by winning that silver medal. But like Abhinav Bindra before him, Rathore before him, he continued the tradition of winning a shooting medal, and suddenly India started believing more in shooting, and number of ranges have gone up. So all our champions together have contributed to lifting the state of where shooting is. लंदन का अरीना, एक समय पर प्रकाश पाडुकोन ने वहाँ ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीती थी, लेकिन बैडमिंटन में कोई मेडल नहीं आ रहा था ओलंपिक्स में. वो जो एक चीज थी उसको तोड़ा साइना नेहवाल ने. 2012 में कांस्य पदक जीता भारत के लिए. स्मिता जी, मेरे ख्याल से शायद साइना नेहवाल एक ऐसी खिलाड़ी हैं जो भारत के सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ी हैं. दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी होना, और वह जो क्षण था कि जिस समय साइना नेहवाल ने कांस्य पदक जीता, बहुत ख्वाब है. अभी तो काफी कुछ जीतना है आगे. मैं तो बस ये चाहूंगी कि अच्छे फिट रहूं और जो भी आने वाले टूर्नामेंट है उन सबको जीतूं. ओलंपिक्स ऑफ कोर्स एक बड़ा टूर्नामेंट है. एक जितने भी मेडल ओलंपिक्स में आए हैं वो तो ग्रेट अचीवमेंट ही होता है, चाहे एक बार आए या 10 बार आए. तो आई जस्ट होप कि मैं ओलंपिक्स में अच्छी रहूं, फिट रहूं और अच्छा परफॉर्मेंस करूं. एंड डेफिनेटली अगर किस्मत में होगा तो मेडल तो जरूर ही आ जाएगा, लेकिन आई विल जस्ट ट्राई टू गिव माय बेस्ट. 2012 लंदन ओलंपिक में ही महिला बॉक्सिंग की शुरुआत हुई थी, और हमारी 5 बार की विश्व विजेता मैरी कॉम ने फ्लाइट वेट कैटेगरी में भार वर्ग में उन्होंने कांस्य पदक जीता. और इससे पहले महिला खिलाड़ियों के ऊपर इतना कभी फोकस नहीं रहा. तो निश्चित रूप से लंदन ओलंपिक हमारी भारतीय महिला खिलाड़ियों के लिए एक माइलस्टोन है. What Sushil did in 2008, Yogeshwar did in 2012. Nobi? Yes, certainly. I mean, coming back to 1972, the Munich Olympics, where Sudesh and Premnath both could have got medals, and that would have been the first time we could have got 2 medals. Yogeshwar and Sushil did it in 2012 at London, and Yogeshwar was remarkable. You know, he's been a very gritty athlete who struggled a lot. Very muscular body in the 60 kilograms weight category. ये मेरा सपना था, 30 ओलंपिक था, और मैं चाहता था कि हाँ मैं ओलंपिक में, पिछली बार मैंने तैयारी इतनी थी, मैंने गोल्ड का दावा करके आया था, पर उसमें मैं खड़ा नहीं उतरा. देशवासियों के बहुत वो थे कि उन्होंने इतनी दुआ की मेरे लिए पड़े कि उनका बहुत शुक्रगुजार हूं. सब उनकी देन है. All eyes were focused on Sushil. The pressure was not on Yogeshwar. Rio Olympics, the pressure will be on Yogeshwar. There he came through. It was an unexpected medal. लेकिन राजा 2012 में गगन नारंग ने वो अचीव कर दिखाया जिसको शायद उससे बहुत ज्यादा ही डिजर्व करते हैं, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल यकीनन उनके नाम रहा 2012 में. ओलंपिक गेम्स में अच्छा करना उनके लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य था. 2004 में एथेंस में भी गए हुए थे, लेकिन 2008 में जब वो गए थे बीजिंग, वो वर्ल्ड नंबर 1 थे और लोगों को लग रहा था कि वो कुछ कर दिखाएंगे. जी. बहुत ही निराश हुए,
और अपने आप को कोसने भी लग गए थे और एक समय ऐसा आ गया था कि वो शूटिंग छोड़ना भी चाह रहे थे। लेकिन 2012 में जब वो गए थे वहाँ पे 3 इवेंट में क्वालिफाई कर गए थे और एक बार फिर फॉर्म में आए थे और जब 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में पहुंचे लगा कि कुछ कर दिखाएंगे। ब्रॉन्ज मेडल उनके लिए गोल्ड से कम नहीं लगा और अगर 50 मीटर 3 पोजीशन और 50 मीटर प्रोन में कुछ कर दिखाते हैं अब की बार भी तो देन ही विल बी डूइंग हिमसेल्फ अ लॉट ऑफ फेवर। आपके पास हर पोजीशन के लिए आज 2 या 3 शूटर्स हैं एंड आई थिंक शूटिंग इज इन अ वेरी वेरी हेल्दी स्टेट थैंक्स टू सच शूटर्स। आप सुन रहे हैं 2016 रियो ओलंपिक्स पे आधारित कार्यक्रम रियो के रास्ते। नमस्कार, मैं कर्नल राज्यवर्धन राठौर बोल रहा हूं और ऑल इंडिया रेडियो पे आपके साथ हम सब सुनेंगे ओलंपिक रियो के अपडेट्स जो लगातार ऑल इंडिया रेडियो हम सब तक पहुंचाता रहेगा। Best wishes, absolutely. I think not just me, the whole nation is with them. We would be watching our television sets, listening to the radio updates, hoping and praying for a win. But more than hope and pray, it's the effort of the athlete that is required. So I'm quite confident that they'll do well. And even if you lose, it does not matter as long as you've given your best, because that is all that is in your hand. So just do your best. रियो ओलंपिक के लिए अब तक 100 से ज्यादा भारतीय अपना टिकट पक्का कर चुके हैं और उम्मीदें आसमान पर पहुंच रही हैं। और हॉकी एक ऐसा खेल है जिससे लगभग हर भारतीय अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है। उसका कारण यह है कि एक ऐसा खेल है जिसमें सबसे ज्यादा पदक ओलंपिक खेलों में हासिल किए हैं। 8 स्वर्ण हैं, 1 रजत है, 2 कांस्य हैं। इस बार भारतीय हॉकी टीम की तैयारी, जो रियो का रास्ता है भारतीय हॉकी टीम का, वो कैसा लग रहा है? क्या पोडियम की ओर भारतीय टीम जाती दिख रही है? रियो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के संभावित प्रदर्शन का आकलन करते हुए पूर्व ओलंपियन जफर इकबाल। Though we played very good hockey in the Champions Trophy, but we'll see a lot of, I would say, sea change in the mindset of other teams when they will play in the Olympic Games. So this time India will get a good chance to be within the 4 in its own pool, and then we can think over whether if we win another match then we will be through to the semi-final. But always the fact is that prior to Olympic Games, in previous Olympic Games, we always did very well, but suddenly we could not do well in the real game. But I see yes, India would probably do a good job. भारतीय महिला हॉकी टीम का रियो के लिए क्वालिफाई करना एक यादगार लम्हा था। रियो में क्या उम्मीदें हैं रितु को अपनी टीम से? हम लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं। हमारा ज्यादातर मतलब हम लोग फिटनेस पे और स्ट्रेंथ पे हम लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। फिटनेस के वैसे अभी तो हमारी फिटनेस पहले से बहुत इंप्रूव हो गई है। सब यही सोच रहे हैं कि जैसे हमने इतने टाइम के बाद क्वालिफाई किया, लेकिन पहले हमारा ड्रीम था कि हम लोग ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करें। लेकिन अब ये नहीं है कि हमने क्वालिफाई कर लिया तो हम लोग वहाँ पे अच्छा ना खेले, या फिर सिर्फ हमारा यही है कि हम लोग ओलंपियन बने। ऐसा नहीं है, हम लोग वहाँ पे अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेंगे जितना अच्छा हम लोग कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग पूरी यही कोशिश है कि हम लोग कम से कम टॉप 6 में हम लोग। निशानेबाजी एक ऐसा खेल है जिसमें भारतीय एथलीटों ने विश्व परिदृश्य पर अपनी खास पहचान बनाई है और रियो ओलंपिक में पिछली बार के 11 में 1 जोड़ दें यानी 12, 2 दर्जन भारतीय निशानेबाज शूटिंग रेंज में होंगे। और राजा, जहां तक भारतीय चैलेंज की बात है, जो वर्तमान फॉर्म है उसको देखते हुए क्या उम्मीदें नजर आ रही हैं? शिवेंद्र, भविष्यवाणी करना बड़ा मुश्किल काम होता है खेल में, लेकिन फॉर्म की अगर बात करें तो जीतू राय मुझे सबसे पहले नजर आते हैं एक मेडल की ओर बढ़ते हुए। वर्ल्ड नंबर 1 है अपने शूटिंग में, जो पिस्टल शूटिंग करते हैं, 10 मीटर और 50 मीटर पिस्टल शूटिंग करते हैं। इज एन एक्सीलेंट प्रोस्पेक्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अभिनव बिंद्रा नोज व्हाट इट टेक्स टू विन अ मेडल, गगन नारंग knows what it takes to win a medal, but I think Jitu Rai is perhaps favorite to win a medal at this point of time. Then I will be surprised if someone like Manavjit Sandhu does not do well. He's an excellent prospect, has been to the games before as a trap shooter.
he has to deliver the goods. It's about time that he wins something really big for India. मैंने कुछ पिछले साल टेक्निक में चेंज किए थे और मैं खुश हूँ कि वो धीरे धीरे वो चेंजेस ठीक आ रही हैं और बड़ा प्रेशर सिचुएशन होती है। आम आदमी समझ नहीं पाता कि शूटिंग कितनी बिगड़ सकती है। प्रेशर हमारे पर है कि भी सरकार ने इतना पैसा खर्चा है तो हम कुछ लौटाएं उनको, देश के लिए मेडल जीतें और लगे रहेंगे हम। There are others as well, people like Chain Singh, Prakash Nanjappa, and there are 3 women shooters, and I think that someone like Ayonika Paul or even Apurvi Chandela can do well. But Hina Sidhu has got plenty of experience and she can come back with a medal. But like I said before, if the trap shooters disappoint you, and Manavjit Sandhu is carrying a lot of load on his shoulder, if the shooters can come back with 4 medals, agar 4 से 5 medal मिल जाते हैं, तो then India will be performing a lot better than it did in 2012. रियो ओलंपिक में निशानेबाजी तथा अन्य खेलों में पदकों की संभावनाओं के आकलन के साथ केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। Well, shooting has been winning medals, I think, in the last 3 Olympics continuously. So 2004 and then 2008, 2012, we've been winning continuously. So I guess 2016 should be no different. Boxing has been doing well, weightlifting, archery should do well. Athletics has been lagging behind. They've been doing very well in the Asian level, but perhaps it's also time that the athletes and the athletic events and swimming events show some positive result. Again, hockey team is there, so we hope that they make some mark there. There are a lot of hopes on our athletes as sports persons who are going there. The largest amount of support that comes to the Olympic sports comes from the government. There is a National Sports Development Fund which has been funding all the sportsmen who are preparing now for the Olympics. Be it through the TOPS or be it through NSTF, it is the government support that is coming to the athletes. This is the largest chunk of the support that comes to the Olympic sports person. Apart from that, there are also some of the organizations like OGQ and some others who have been supporting the sports persons. Some of the states are there perhaps who are also pitching in. By far and by leaps and bounds, it is the central government which stands way ahead of others in terms of support. It's also aspirations have changed. Not just for the athletes, same as the expectation from the audiences. We want our athletes to go and win there because they represent us. So I'm quite confident that our medal tally will be very high. और शूटिंग से चलते हैं जिम्नास्टिक्स की तरफ, जहां अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि भारत की दीपा कर्माकर एक मेडल भारत को दिला सकती हैं जिम्नास्टिक्स के वॉल्ट में। पहला मौका ऐसा, उम्मीदें बहुत सारी। डॉक्टर स्मिता मिश्रा जी बिल्कुल, और वो एक ऐसे प्रदेश से आ रही हैं जहां सुविधाएं बहुत नहीं मिलेंगी, तो वो जाहिर सी बात है कि ऐसी खिलाड़ी हैं जो सुविधाओं से ज्यादा अपने हौसलों की उड़ान से इसमें भाग लेने जा रही हैं, क्योंकि रियो टेस्ट इवेंट में जाके इन्होंने क्वालिफाई किया है और भारत में इन्हें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कोई भी इस तरह के टूर्नामेंट मिले नहीं, जो कि फेडरेशंस की आपसी खींचतान रही। उन सब के मद्देनजर एक ऐसी खिलाड़ी एक छोटे से राज्य से निकल के आना और से वॉल्ट करना, वो भी डबल सुकुहारा वॉल्ट, जो बहुत मुश्किल है। टेस्ट इवेंट में ये उस प्रोदनोवा के प्रदर्शन के बाद सबसे ज्यादा अंक इन्होंने लिए थे। पूरे वर्ल्ड में ये 5 ही लोग करते हैं सिर्फ, और 5 में से मैं वो तीसरी लड़की हूँ जिसने इस वॉल्ट में लैंड आया। और ये वॉल्ट सीखने के लिए मैं सबसे ज्यादा थैंक्स करना चाहती हूँ। पहले तो मेरा कोच है, उसके बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, क्योंकि उन लोगों ने जो फोम पिट बनाया था उसके वजह से मैं ये वॉल्ट सीख पाई। आईजी स्टेडियम में दिल्ली में जो फोम पिट बनाए, वो फोम पिट की वजह से मैं सीख पाया, तो उन लोग को बहुत बहुत थैंक यू। दीपा कर्माकर की विलक्षण उपलब्धि पर स्वयं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपा को मुबारकबाद दी। कल ही भारत की एक बेटी ने हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया। रियो के लिए उसका सिलेक्शन हुआ और पहली बार एक बेटी जिम्नास्टिक में जा रही है। संसाधन होने से वो रियो पहुंच रही नहीं, संकल्प के कारण पहुंच रही है। भारत का झंडा ऊंचा करने का इरादा है, इसलिए पहुंच रही है।
टेनिस को लेकर बड़ी दिलचस्पी है भारतीय खेल प्रेमियों में। कोई सानिया और रोहन मिक्स डबल्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, लिएंडर और रोहन डबल्स में टीम के तौर पर उतरेंगे, और सानिया और प्रार्थना तोमरे विमेन डबल्स में। तो नोवी, जो पदक की अगर हम बात कर रहे हैं, रियो का रास्ता पदक की ओर, पोडियम की ओर, तो यहाँ टेनिस में कहाँ हैं हम? Well, there are a lot of expectations on mixed doubles, but I think it will be very difficult. Rohan Bopanna and Sania Mirza get on very well, so that's a happy sign. You see, doubles is like a marriage. You have to adjust, both partners have to adjust with each other. In doubles, unless there is harmony, the great doubles pairs, the Woodies, O'Brien twins, they have great harmony with each other. Sania never had that with Leander. I did commentary at London Olympics. You could see it was pretentious. Now with Rohan Bopanna she gets on, but look at the possible rivals. So it's not going to be easy. We are getting carried away. Men's doubles, yes, Leander Paes has tremendous experience. He's a big match player. The better the tournament, he plays better. But sadly with Rohan Bopanna, the chemistry is not there. So it would be wonderful if we can pull it off. It depends on the luck of the draw, but seems difficult. मुक्केबाजी एक ऐसा खेल है जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स में पोडियम पर अपनी उपस्थिति राजा दर्ज कराई है। There is no boxing federation has affected the boxers. और सिर्फ हमारे 3 मुक्केबाज क्वालिफाई हुए ओलंपिक गेम्स के लिए, एंड 2 ऑफ देम, विकास एंड मनोज, पिछले महीने उन्होंने क्वालिफाई किया है। लेकिन तारीफ करनी होगी बॉक्सर्स की कि उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। शिवा थापा बहुत पहले क्वालिफाई हो गए, युवा खिलाड़ी हैं, उनसे उम्मीद की जा सकती है, लेकिन विकास आई थिंक विल बी योर बेस्ट बेट एट दिस मोमेंट, वेरी हंग्री टू डू वेल एट द ओलंपिक गेम्स। एंड सबको याद होगा 2012 में ही फील्स दैट ही वाज डिनाइड अ मेडल इन द क्वार्टर फाइनल बाय लूजिंग अबाउट टू अ ब्रिटिश बॉक्सर। मनोज के पास एक ऐसा मौका है, चलते चलते इन द ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर ही कैन परहैप्स डू समथिंग रियली गुड। भारतीय मुक्केबाजों के रियो ओलंपिक में संभावित प्रदर्शन को लेकर मुख्य प्रशिक्षक जीएस संधू थोड़े निराश तो हैं, लेकिन नाउम्मीद नहीं है। तकलीफ भी हो रही है मन को कि जहां हम 8 बॉक्सर गए थे पिछली बार, अभी इस बार हम सिर्फ 3 बॉक्सर हैं। 3 बच्चे जो क्वालिफाई हुए हैं, तीनों ही पदक के दावेदार हैं। अगर किस्मत ने चाहा और उनका दिन हुआ, अपने तीनों के तीनों पूरी कोशिश करें और अगर हिंदुस्तान के लिए पदक लाएं, तो जो हमारी ये कमी है, जो हमें खल रही है, ये शायद भर जाएगी। और मनोज और शिवा थापा ये मल्टीनेशनल ट्रेनिंग के लिए कंबाइंड ट्रेनिंग कई देशों के साथ जो क्वालिफाइड बॉक्सर हैं उनके साथ इंग्लैंड में, शेफील्ड में जा रहे हैं और आगे ओलंपिक की पूरी तैयारी होगी। तो मेरे को लगता है कि ये देश को निराश नहीं करेंगे, कोई ना कोई पदक आपको जरूर दिलाएंगे। Let's move on to archery now. A sport where more women have qualified compared to the men. The men's team failed to qualify for the Rio Olympics. That was slightly unfortunate, but good news for the Indian women archery team, Raja. Yes, they have been consistent. They have been among our best athletes for a long time. Deepika Kumari, I'm sure she will be pushing the disappointment of 2012 Lords behind her. She was only 18 years old, and I think as a nation we put too much pressure on Deepika Kumari. I think she's now ready to go out and do well in the Olympic Games. बहुत अच्छी चल रही है हमारी ट्रेनिंग। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जो वेन्यू वहाँ पे है उस वेन्यू को हम इंडिया में क्रिएट कर सके और उस वेन्यू में हम शूट कर सके अच्छा, और जो कमी है मेंटल साइड या फिजिकल साइड उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया है, सो बहुत अच्छा चल रहा है हमारा ट्रेनिंग। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं। बाकी जो उस दिन होगा उस दिन का तो मैं नहीं बता सकती, बस मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपना 100% करूं। She's got Bombyala Devi, who was also in 2012 with her at London, 2 experienced archers. And then there is a third woman archer, Lakshmi Rani Maji. अभी तो मेन टारगेट तो सब ओलंपिक के लिए है, तो अभी जितना भी चेंजेस जो हमारा शूटिंग है, तो हमारा जितना फॉर्म है उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। हम लोग अपने तरफ से बहुत प्रिपेयर है कि अच्छा करें। She's 27 years old, wonderful archer in her time. She's not exactly spring chicken, so there is plenty of experience going to Rio. And if all 3 of them can come together and perform, yes, the team stands a good chance of winning a medal. I fancy Deepika Kumari coming back with an individual medal as well.
Atanu Das has been a little bit fortunate that Mangal Singh Champia, who got the quota place for India, his form went down and Atanu has been shooting consistently. So he will represent India in the individual event as far as men is concerned. But overall, I think it will be a Deepika Kumari show for India this time. We'll now move on to a sport where women fans see more chances of winning the medal for India, and it's none other than badminton. Of course, Saina Nehwal, big names, PV Sindhu along with Jwala Gutta and Ashwini Ponnappa. The medal hunt, is it really on in badminton, Nobi? Yes, certainly. In women's badminton only, the medal hunt will be there, because I don't think, though we have some good men players, but you see, the important thing is China targets medals in the Olympics and the World Championships. They don't bother about Grand Prix and things like that. They want to reach their peak because they know that in athletics and swimming they cannot really compete with the United States of America. So that is their target area. So they will do everything to come prepared. So I would say the best chance is Saina Nehwal, because she's a great competitor. She's very gritty, very determined, and has overcome that jinx, that fright of the Chinese. Saina Nehwal has overcome that. Double seems tough. Jwala Gutta and Ponnappa are a very good combination, but now there are even very good European pairs coming up. PV Sindhu probably an Olympic too soon. Preparation wise, everything is well. So I hope I do well, and this time I wish I would do my best. हाँ, definitely, क्योंकि और players हैं अभी girls में साइना और मैं रियो में it's not very easy कुछ भी नहीं है. तो I think because everybody सब लोग top level पे खेल रहे, तो I think each and every match is really very important. In the men's category, K. Srikanth, can we hope for a medal from him? Luck of the draw. Lot will depend on the luck of the draw, because if you run into a Chinese or even the top, see, Denmark has become a rising power in badminton now. So it's not going to be easy. And the Malaysians are there, Indonesians, so it depends on the luck of the draw. But yes, Srikanth is probably the only remote Indian medal hope. Apart from K. Srikanth, Manu Atri and Sumit Reddy will play the doubles for India. We now move on to wrestling. Again, big names, but a small controversy that erupted before even the contingent was announced. How do you take the wrestling prospects from here, Nobi? Yes, very unfortunate. I mean, Narsingh Yadav, now how well motivated is he? Narsingh Yadav, because after that whole whether there should be a trial or not be a trial, he has qualified, Narsingh Yadav. See, let's break it down. In the Greco-Roman, both the competitors Ravinder Khatri and Hardeep Singh are in the heavier weight categories, where you're competing against very well-built East Europeans. The chances are remote. In the men's, I think Yogeshwar Dutt, he's now moved up to 65, is probably India's best medal hope. मैं बता दूं कि 2012 में जब मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया ओलंपिक में, तब से मैंने सोचा था कि नहीं, गोल्ड चाहिए ओलंपिक में, और तब से मेरा पूरा फोकस ये है कि देश के लिए गोल्ड जीतना है. अब पहले भी खेले हैं कि जो कमियां हमें उसको उन पे और सुधार करें, हमारा वीक पॉइंट क्या है और जो हमारा मजबूत पॉइंट को और मजबूत करें, क्योंकि सभी पहलवान पता कर लेते हैं जैसे कौन पहलवान क्या टेक्निक लगाता. बस यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखना और समझदारी की जरूरत है, क्योंकि इतने ओलंपिक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन होता है और सबका सपना होता है ओलंपिक चैंपियन बनने का. Narsingh Yadav is a wonderful wrestler, but can he cope with the pressure of the Olympics? Remember, all your bouts are in one day. You play that start in the morning, finish off in the evening. Sandeep Tomar, a newcomer, again he's come from the Akhada route. Difficult to see. The women, one has slightly more hope, especially Vinish in the 48 kilograms category, because she's grease lightning. She's very quick, and in Olympic wrestling you pick up points. But it's in this, the Japanese and the Koreans are very good. So Vinish, I think, has the best chance. काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है हमारी. अभी हम नेशनल कैंप में कोचेज हैं, जो पार्टनर्स हैं, काफ़ी हेल्प कर रहे हैं. सभी लोग पॉजिटिव व्यू रखते हैं कि मेडल्स लेके आने हैं, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद कंपटीशन में कैसे करना है. तो सभी हम पॉजिटिव हैं और होप सो हम कम से कम 2 मेडल तो लेके आए देश के लिए. Sakshi Malik in 58 will find it tough, because you're going to get a lot of East European women over there, and it's going to be very difficult. Same with Babita Kumari, who's just luckily managed to get through. So I would say if we do brilliantly in wrestling, Yogeshwar Dutt and Vinish could get medals.
एथलेटिक्स एक ऐसा खेल है जिसे हम कहते हैं खेलों की रानी, और साथ ही एक ऐसा खेल है, एक ऐसी स्पर्धा है जो किसी भी देश के मेडल टैली में स्थान के निर्धारण में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। भारत की चुनौती रियो एथलेटिक्स में, रियो ओलंपिक्स में कैसी होने वाली है, क्योंकि सिल्वर जुबली होने वाली है। 25 के आसपास एथलीट क्वालिफाई करने की ओर अग्रसर हैं। हालांकि कितने एथलीट जाएंगे अभी ये तय नहीं है। एथलेटिक्स में क्या सूरत हाल है, जानने के लिए चलते हैं पीके श्रीवास्तव जी के पास, जो कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के ट्रेजरर हैं। एग्जैक्टली कितने एथलीट जाएंगे ये अभी निर्धारित नहीं है। आपने सही कहा, आज के परिप्रेक्ष्य में जो आज की प्रतियोगिताएं हो रही हैं, नेशनल चैंपियनशिप, इंटरनेशनल चैंपियनशिप, जिसमें इंडियन एथलीट्स को क्वालिफाई करना है पार्टिसिपेट करने के लिए, जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स फिक्स किए गए हैं IAAF के द्वारा, उसमें करीब 24 एथलीट्स क्वालिफाई कर गए हैं। उसके बाद भी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया एक डिसीजन लेगी कि उनको कितनों को भेजा जाए, बिकॉज उनका पैरामीटर एक डिफरेंट पैरामीटर्स के बेस करेगा। अभी तक का हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि डिस्कस थ्रू द दो, सीमा एंटिल एंड विकास गौड़ा, एंड देन सुधा सिंह एंड ललिता बाबर, ये तो 5-6 एथलीट ऐसे हैं जिनसे काफ़ी उम्मीदें हैं मेडल की। बट इन सबसे ज़्यादा जो हमको उम्मीद है वो है 4x400 मीटर्स रिले की विमेन एंड मेन की टीम की, बिकॉज हमने अभी देखा है कि इवन 3 दिन पहले जो इवेंट्स हुए हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, उनमें इंडिविजुअल एथलीट्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो अगर उन सबको मिक्स करके रिले टीम का दोबारा ट्रायल लिया जाए और वो एक ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होगा और मेडल के नज़दीक होगा। मैं बहुत ज़्यादा आशान्वित तो नहीं हूँ, लेकिन अगर ये क्वालिफाई कर जाते हैं तो कोई ताज्जुब नहीं कि रिले और डिस्कस में हमको मेडल मिल सकता है और पोडियम देख सकते हैं। रैकेट गेम्स में बैडमिंटन या टेनिस के बाद अगर याद आती है तो टेबल टेनिस की याद आती है, जहां पर भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब हुए हैं और उसमें हम राष्ट्रमंडल खेलों को शामिल कर सकते हैं। लेकिन ओलंपिक्स में पदक जीतना ऐसा लगता है कि असंभव तो नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल जरूर है। डॉक्टर स्मिता मिश्रा मुस्कुरा रही हैं, जवाब देने के लिए उद्यत है। जी शिवेंद्र, मुस्कुराहट इसलिए है कि खुशी इस बात की है कि एक ऐसा खेल है जिसमें प्रतिभागिता सुनिश्चित करना बहुत बड़ा काम होता है। तो मेरी जो मुस्कुराहट है वो इसलिए है कि भारत ने वो कर लिया है कि अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित की और कम से कम दक्षिण एशियाई देशों में हमारे जो खिलाड़ी हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। चाहे शरद कमल अचिंता की बात करें या सौम्यजीत घोष की बात करें, जो कि पुरुष एकल वर्ग में अपनी दावेदारी पेश करेंगे, और मनिका बत्रा और मोहम्मद दास जो गवर्नमेंट में टॉप नाउंस में हम लोग को डाला टेबल टेनिस को, तो वो लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं, लाइक फंड्स बहुत दे रहे हैं। मेरे पास जैसे अभी कोचेस है, फिजिकल ट्रेनर है, एंड मैं कुछ करना चाहती हूँ ऐसे जाके। आई एम नॉट पार्टिसिपेट नहीं करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है ऐसे ही। लेकिन इसके साथ ये जरूर है कि उम्मीद पदकों के रूप में ये तब्दील हो पाएगी, ये बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल एक रियलिस्टिक असेसमेंट है, और मोहम्मद दास के पास तमाम वर्षों का अनुभव है, लेकिन यकीनन पदक में उसे बदल पाना बहुत मुश्किल, अगर असंभव नहीं तो। राजा, अगर अन्य खेलों की बात करें जहां पर भारतीय एथलीट अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर चुके हैं, जिनमें जूडो का नाम आता है, रोइंग का नाम है, या भारोत्तोलन वेटलिफ्टिंग का नाम है, वहां पर भारतीय चुनौती इस समय कैसी दिख रही है आपको? ये शायद वो बेरन पेयर डी कोबर्टीन वाला फिलॉसफी को बरकरार रखते हैं पार्टिसिपेशन को लेके, और अगर अवतार सिंह क्वालिफाई किए हैं तो फुल क्रेडिट टू हिम। आई थिंक इट्स अ चैलेंज फॉर हिम, बट ही विल एंजॉय द एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग टू रियो। टॉक अबाउट वेट लिफ्टर्स, सतीश शिवलिंगम and Meera Chanu, both of them have done well in the Commonwealth Games, and they had this competition in Patiala from where they were picked to represent India. मुश्किल काम है उनके लिए भी, so they will only represent India, they will learn from the experience. But the more beautiful story is of Dattu Baban Bokanal, who's a rower. वो ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पानी कम है, नासिक जिले से है महाराष्ट्र के, और अकाल पड़ता है उधर लगातार। उनके पिता जो है कुएं खोदते खोदते एक दिन अचानक गुजर भी गए, तो दत्तू को स्कूल छोड़ना पड़ा। आर्मी में शरीक हुए, वहां से रोइंग का उनका सिलसिला शुरू हुआ, और एक ऐसे गांव से आते हैं जहां पे पानी नहीं है, चल के रोइंग में मेडल, एशियन चैंपियनशिप में मेडल हासिल करना बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। ऐसी कहानियां हमको प्रोत्साहित करती हैं। शायद मेडल ना जीते, शायद फाइनल भी ना पहुंचे, अगर टॉप 16 में आ जाए दत्तू, आई थिंक ही विल बी डूइंग इंडियन रोइंग अ बिग सर्विस। और फिर जो दीपा करमारकर है जिम्नास्ट, जिन दोनों की कहानी मेरे लिए सबसे बड़ी कहानी होगी इस ओलंपिक गेम पे। रियो ओलंपिक को लेकर आम जनता भी खासी उत्साहित है। हमारी सहयोगी माला तातर भी पहुंची हैं ऐसे ही कुछ उत्साही खेल प्रेमियों के बीच।
अंकित जो एक इंजीनियर हैं और शिक्षक भी हैं। जिस तरह से भारतीय टीम का परफॉर्मेंस है पिछले 2 ओलंपिक्स में 3 के बाद 6, तो इस बार हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय टीम कम से कम दोहरे अंक में अपने पदकों की संख्या पहुंचा सकेगी। वहीं साइना नेहवाल जिस तरीके से उन्होंने पिछली बार कांस्य पदक दिलाया था भारतीय टीम को, तो इस बार हम उम्मीद कर सकते हैं सिल्वर या फिर गोल्ड मेडल हमारे देश को दिला सकती है। इस रियो ओलंपिक को लेकर राहुल क्या कहना चाहते हैं? इस बार होने वाले रियो ओलंपिक से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं। जो पिछले ओलंपिक्स हुए हैं उसमें कभी सिर्फ भारत तोलन में भारत परफॉर्म कर रहा है या कभी कुश्ती में, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। हर खेल में खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा योगदान दिया है और जो इस बार भारतीय दल है वो अब तक के इतिहास में ओलंपिक के सबसे ज्यादा बड़ा दल होगा। मुझे उम्मीद है कि जो पदक तालिका है उसमें भी भारत बहुत ऊपर आने वाला है। युवाओं के साथ साथ हमारे बुजुर्गों को भी बहुत उम्मीद है हमारे खिलाड़ियों से। ये है प्रख्यात प्रसारणकर्ता नरेंद्र शुक्ल। संभावनाएं अनेक हैं। बुजुर्गों को इतनी बड़ी युवाओं की संख्या वाला यह देश, भला किसे आशा नहीं होगी, किसे अपेक्षा नहीं। स्वर्ण पदकों की संख्या में अधिक वृद्धि होगी। रजत पदक भी काफी संख्या में आएंगे। 100 या उससे भी अधिक प्रतिभागी लक्ष्य भेदन की पूरी तैयारी है। रियो ओलंपिक से रिकॉर्ड संख्या में पदक लाएगा हमारा युवा भारत, ये हमारी अपेक्षा है। भारत का हर नागरिक, चाहे वो खेल प्रेमी हो या साहित्य में रुचि रखने वाला, सभी की निगाहें रियो ओलंपिक पर टिकी हैं। आइए जानते हैं मशहूर शायर मलिकजादा जावेद की उम्मीदें क्या है हमारे खिलाड़ियों से। भारत के लिए इस बार भी पहले से बेहतर प्रदर्शन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मेडल जीत कर लाएंगे। अंक तालिका में भारत का नाम ऊंचा रखेंगे। मुझे यकीन है कि हमारे खिलाड़ी खेल के मैदान में भी अपने नाम के साथ देश का नाम रोशन करेंगे। दुनिया भर के चुनिंदा एथलीटों के साथ भारतीय खिलाड़ी भी रियो ओलंपिक की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। यही वो जगह है जहां उनके खेल जीवन के सपने हकीकत में बदल सकते हैं और बरसों की मेहनत और संकल्प को ओलंपिक पदक में बदला जा सकता है। हम यही उम्मीद करेंगे कि सभी भारतीय खिलाड़ी अपने लक्ष्य हासिल करने में कामयाब हो, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखें और रियो के रास्ते पर उठे कदमों पर कामयाबी उनके कदम चूमे। एथलीट्स को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आकाशवाणी हमेशा की तरह रियो ओलंपिक्स की इस यात्रा में भी आपके साथ रहेगा। इस महाआयोजन पर आधारित विशेष कार्यक्रम और ताज़ा जानकारियां हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो रियो ओलंपिक्स पर संपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहें आकाशवाणी के साथ। फिलहाल मुझे यानी शिवेंद्र चतुर्वेदी को मेरे साथी मुनीश चौली और आज के हमारे विशेषज्ञ जी राजारमन, स्मिता मिश्रा और नोवी कपाड़िया के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।